नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज है डेट 29 दिसंबर और द हिंदू में आज आपको कौन कौन सी न्यूज़ पढ़नी है, हम उन्हें एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो कोट देख लेते हैं। कोट है, यदि महान कार्यों को करने में समय है तो साधारण कार्यों को महान तरीके से करें। और ये कथन है नेपोलियन हिल का। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपने पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था, एनोफिलस स्टेफेंसिकिन परजीवियों का प्रभावी प्रसार करता है। आपके पास ऑप्शंस थे, ए केवल प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, बी केवल प्लाज्मोडियम विवैक्स, सी प्लाज्मोडियम मलेरिया या डी प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम विवैक्स। और इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरस और प्लाज्मोडियम विवैक्स। इस प्रश्न की एक्सप्लेनेशन को आप हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और इसी के साथ एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमारी पहली न्यूज के साथ। न्यूज है, प्रेसिडेंट अंडरटेक्स डाइव शॉर्टी इन सबमरीन कॉल्स इट अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस। तो इस न्यूज को हम विस्तार से समझ लेंगे। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में यानी कि 28 दिसंबर को पश्चिमी तट पर भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस वागशीर पर गोताखोरी का अनुभव किया। स्थान की बात करें तो कारवार नौसेना अड्डा कर्नाटक पश्चिमी तट पर उन्होंने इसका अनुभव किया। अब एक बार ऐतिहासिक महत्व को भी देख लेते हैं। तो पनडुब्बी पर यात्रा करने वाली ये भारत की दूसरी राष्ट्रपति हैं। पहले जो है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने पनडुब्बी पर यात्रा किया था। और इसी के साथ नवंबर 2024 में राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वदेशी विमान वाहक पोत यानी आईएनएस विक्रांत पर भारतीय नौसेना द्वारा किए गए एक परिचालन प्रदर्शन को देखा था। और ये यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत की स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमता को रेखांकित करती है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेंगे। अब हम समझेंगे आईएनएस वागशीर के बारे में। तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत ऑर्डर की गई 6 कलवरी श्रेणी या स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के पहले बैच की छठी पनडुब्बी है। और इसका नाम हिंद महासागर में पाए जाने वाले एक घातक गहरे समुद्र की शिकारी मछली सैंडफिश के नाम पर रखा गया है। और इसे आधारित तौर पर 15 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और 2022 में इसे लॉन्च किया गया था। और इसी के साथ अब ये अपने सहयोगी जहाजों आईएनएस कलवरी जिसे दिसंबर 2017 में, आईएनएस खंडेरी जिसे सितंबर 2019 में, आईएनएस करण जिसे मार्च 2021 में, आईएनएस वेला जिसे नवंबर 2021 में और आईएनएस वैगीर जिसे जनवरी 2023 में सेवा में शामिल किया गया था। और इसी के साथ इन पनडुब्बियों का निर्माण फ्रांसीसी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से माजगन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा पूरी तरीके से किया गया है। इसमें उन्नत स्टील तकनीकी है जिनमें कम विकर्णित शोर स्तर और परिष्कृत हाइड्रोडायनेमिक डिजाइन शामिल है जो इसे दुनिया की सबसे शांत पनडुब्बियों में से एक बनाती है। वहीं 67.5 मीटर लंबा यह पोत जलमग्न अवस्था में 20 समुद्र मील की गति प्राप्त कर सकता है, 350 मीटर से अधिक गहराई तक गोता लगा सकता है और समुद्र में 50 दिनों तक टिक सकता है। और टॉर्पीडो, एंटीशिप मिसाइलों और माइन बिछाने की क्षमताओं से लैस है ये। और सतह विरोधी और पनडुब्बी विरोधी युद्ध खुफिया जानकारी जुटाने और निगरानी में भी उत्कृष्ट है। और इसी के साथ ये जो टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर की डिफेंस से संबंधित है। और अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगली न्यूज है, चाइना होस्ट 2-day टॉक्स टू सॉलिडिफाई थाईलैंड कंबोडिया सीजफायर डील। और ये जो टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 2 IR से संबंधित है, साथ ही साथ सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी से भी संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो चीन इस समय थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुए युद्ध विराम समझौते को अंतिम रूप देने के लिए 2 दिवसीय वार्ता की मेजबानी कर रहा है। आपको बता दें कि थाईलैंड और कंबोडिया की शीर्ष राजनयिकों ने चीन में बातचीत शुरू की है और इसका उद्देश्य हाल ही में हुए युद्ध विराम समझौते को अंतिम रूप देना है, क्षेत्रीय शांति में चीन की मध्यस्थ भूमिका को सुदृढ़ करना है। अब समझ लेते हैं कि थाईलैंड कंबोडिया विवाद क्या था। तो थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद जो है वो एक प्राचीन प्रिय विहार मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित है जो कि 1907 के फ्रांसीसी नक्शे से उपजा है। आईसीजे ने 1962 में मंदिर को कंबोडिया का घोषित किया था, लेकिन भूमि विवाद अभी भी बरकरार है। 2025 में यह फिर भड़का जिसमें कि भारी लड़ाई हुई, लेकिन दिसंबर में युद्ध विराम हुआ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी नजर डाल लेते हैं। तो ये जो पूरा विवाद है वो 1904 से 7 के फ्रांस थाईलैंड समझौते से शुरू हुआ जब फ्रांस ने कंबोडिया की सीमा निर्धारित की। 1962 में आईसीजे ने प्रिय विहार को कंबोडिया को दे दिया और 2013 में पुष्टि की। 2008 में यूनेस्को साइट बनने पर थाईलैंड ने विरोध किया। 2008 से 11 में कुल लगभग 20 से अधिक मौतें हुई। फिर मई 2025 में प्रिय विहार के पास झड़प हुई जिसमें कंबोडियाई सैनिक मारे गए। जुलाई 24 में भारी लड़ाई हुई।
अब ये जो युद्ध विराम समझौता है इसमें 72 घंटे की निगरानी अवधि शामिल है, जिसके अंत में थाईलैंड जुलाई में हुई पिछली लड़ाई के बाद से बंदी बनाए गए 18 कंबोडियाई सैनिकों को वापस भेजने पर सहमत हुआ है। चीनी विदेश मंत्री ने कंबोडियाई समकक्ष के साथ बैठक में युद्ध विराम को शांति बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है और कहा है कि यह क्षेत्र के देशों की साझा अपेक्षाओं के अनुरूप है। वहीं चीन के अलावा अमेरिका, मलेशिया, इन देशों ने भी संघर्ष में मध्यस्थ की भूमिका निभाने का प्रयास किया है। अब क्षेत्रीय एवं वैश्विक महत्व की बात करें तो आसियान क्षेत्र में स्थिरता और शांति की आवश्यकता है और चीन के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल एक्टर की छवि और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़े क्षेत्रों में स्थिरता की जरूरत है। वहीं और इसी के साथ शक्ति संतुलन बनाए रखने की भी आवश्यकता है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी अगली न्यूज को। न्यूज है रशिया लाइकली प्लेसिंग न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल इन बेलारूस, यूएस रिसर्चर्स। ये जो टॉपिक है ये जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे भी हम समझ लेंगे। तो अमेरिकी शोधकर्ताओं का दावा है कि रूस बेलारूस में ओरेश्निक नाम की नई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर रहा है और ये मिसाइल करीब 5500 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। और इसी के साथ संभावित तैनाती स्थल की बात करें तो पूर्वी बेलारूस में ट्विचीव के पास एक पुराना सैन्य हवाई अड्डा है। अब जानते हैं कि ये जो ओरेश्निक मिसाइल है वो क्यों खास है। तो इसकी गति मैक 10 से अधिक है, यानी कि आवाज की गति से या ध्वनि की गति से 10 गुना तेज है और उसका यह दावा है कि इसे रोक पाना लगभग असंभव है। वहीं नवंबर 2024 में इसका यूक्रेन में पारंपरिक हथियारों के साथ परीक्षण किया गया था। आपको बता दें कि कैलिफोर्निया के मिडलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के शोधकर्ताओं जेफरी लुइस और वर्जीनिया की CNE अनुसंधान और विश्लेषण संगठन ने डेकर एवलिथ ने कहा है कि उन्होंने ओरेश्निक मिसाइलों की तैनाती के संबंध में अपनी खोज को एक वाणिज्यिक उपग्रह कंपनी प्लैनेट लैब से प्राप्त छवियों पर आधारित किया, जिसमें कि रूसी रणनीतिक मिसाइल अड्डे के अनुरूप विशेषताएं दिखाई देती हैं और उन्हें 90% यकीन है कि मोबाइल ओरेश्निक लॉन्चर बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से लगभग 307 किलोमीटर पूर्व और मॉस्को से 478 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित क्रिचेव के पास के पूर्व हवाई अड्डे पर तैनात किए जाएंगे। वहीं नवंबर 2024 में मॉस्को ने यूक्रेन में एक लक्ष्य के खिलाफ पारंपरिक हथियारों से लैस और सैनिक का परीक्षण किया और पुतिन का दावा है कि इस गति कथित तौर पर मैक 10 से अधिक है और यही कारण है कि इसे रोकना काफी संभव है। और इसी के साथ ओरेश्निक की तैनाती 2010 के न्यू स्टार्ट समझौते की समाप्ति से कुछ ही सप्ताह पहले होगी, जो दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों के द्वारा रणनीतिक परमाणु हथियारों की तैनाती को सीमित करने वाली अंतिम अमेरिका रूस संधि है। बेलारूस में 10 तक ओरेश्निक मिसाइलें तैनात की जाएंगी। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने आकलन किया कि यह स्थल केवल 3 मिसाइलों को रखने के लिए पर्याप्त बड़ा है और अन्य मिसाइलें किसी अन्य स्थान पर तैनात की जा सकती हैं। वहीं अमेरिकी शोधकर्ताओं ने ये कहा कि प्लैनेट लैब्स की तस्वीरों की समीक्षा से पता चला है कि 4 से 12 अगस्त के बीच एक जल्दबाजी में निर्णय परियोजना शुरू हुई थी और इसमें रूसी रणनीतिक मिसाइल अड्डे की विशेषताओं के अनुरूप लक्षण दिखाई दिए। और 19 नवंबर की एक तस्वीर में काफी स्पष्ट संकेत मिला है, जिसमें कि एक सैन्य श्रेणी का रेल स्थानांतरण बिंदु है जो एक सुरक्षा बाड़ से घिरा हुआ है, जहां मिसाइलें, उनके मोबाइल लॉन्चरों और अन्य घटकों को ट्रेन के द्वारा पहुंचाया जा सकता है। अब सवाल ये है कि रूस ऐसा क्यों कर रहा है। तो विशेषज्ञों का मानना है कि नाटो जो है वो देश को चेतावनी देने के लिए यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार देने से रोकने हेतु दबाव अमेरिका द्वारा जर्मनी में तैनात की जाने वाले डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल की प्रतिक्रिया में ये कदम उठा रहा है रूस। वैश्विक महत्व की बात करें तो यूरोप की सुरक्षा स्थिति का सवाल आता है। परमाणु हथियार नियंत्रण व्यवस्था कमजोर होती दिखाई देती है, साथ ही साथ रूस नाटो टकराव और गहराने की भी आशंका दिखाई दे रही है। तो इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगली और अंतिम न्यूज की तरफ। तो न्यूज है शाह सेज इंडिया विल बी फ्री ऑफ मलेरिया इन अ शॉर्ट टाइम। तो ये जो टॉपिक है ये आपका जीएस पेपर 3 हेल्थ से संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा है कि भारत में मलेरिया के मामलों में 97% की कमी दर्ज की गई है, गिरावट दर्ज की गई है और देश बहुत कम समय में इस बीमारी से मुक्त हो जाएगा। और ये जो उन्होंने पूरी बात है वो अहमदाबाद की शीला में आयोजित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऑल इंडिया मेडिकल कॉन्फ्रेंस यानी IMA नेटकॉन 2025 को संबोधित करते हुए कहा है। और इससे संबंधित कुछ डेटा को भी देख लेते हैं। तो मलेरिया और अन्य स्वास्थ्य संकेतक की बात करें तो मलेरिया मामलों में 97% की कमी देखने को मिली है। वहीं डेंगू से मृत्यु दर घटकर 1% हो गई है और मातृ मृत्यु दर में 25% की कमी आई है। और ये जो प्रगति है ये पूरे आयुष्मान भारत मिशन, इंद्रधनुष और अन्य परियोजनाओं का ही परिणाम है, यानी कि इन परियोजनाओं का अच्छा खासा लाभ देखने को मिला है। और अब आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी हम समझ लेते हैं।
तो 2014 में केंद्र का स्वास्थ्य बजट जो है वो 37,000 करोड़ रुपए था, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व से बढ़कर 1.28 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और ये सभी उपलब्धियां तभी हासिल हुई हैं जब योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू किया जाता है। नागरिकों के स्वास्थ्य में अभूतपूर्व बदलाव लाने के लिए भी काम किया गया है। हालांकि इस प्रयास के कुछ प्रमुख घटक स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत, फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया जैसे और भी बहुत सारी पहले हैं। साथ में इसमें ये भी कहा गया है कि अमित शाह ने ये भी कहा है कि जेनेरिक दवाओं को किफायती बनाया गया, जीएसटी हटाकर कई दवाओं की लागत कम की गई और चिकित्सा सीटों को बढ़ाया गया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की पहुंच का विस्तार किया गया है और साथ ही साथ और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में एम्स के माध्यम से एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसके तहत टेलीमेडिसिन और वीडियोग्राफी के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। अब इतना समझने के बाद एक बार हम मलेरिया के बारे में भी समझ लेते हैं। तो दरअसल मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो कुछ खास प्रकार के मच्छरों द्वारा मनुष्यों में फैलती है और ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय देशों में पाई जाती है। इसके संचरण की बात करें तो यह प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसका संचरण और प्लाज्मोडियम परजीवी संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से फैलते हैं। रक्त आधान और दूषित सुइयों से भी मलेरिया फैल सकता है। आपको बता दें कि प्लाज्मोडियम परजीवी की 5 प्रजातियां हैं जो मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनती हैं और इनमें से 2 प्रजातियां पी फाल्सिपेरम और पी वैक्स सबसे बड़ा खतरा पैदा करती हैं। हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था इसके बारे में। और इसी के साथ अन्य मलेरिया प्रजातियां जो मनुष्यों को संक्रमित कर सकती हैं उसमें शामिल है पी मलेरियाई, पी ओविल और पी नोलेसी। और इसी के साथ फाल्सिपेरम जो है वो सबसे घातक मलेरिया परजीवी है और अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे ज्यादा इसके कारण जो है मलेरिया रोग देखने को मिलता है लोगों में। और इसी के साथ पी वीवैक्स उप सहारा अफ्रीका के बाहर अधिकांश देशों में प्रमुख मलेरिया परजीवी है। लक्षण की बात करें तो इसमें बुखार और फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। इसमें ठंड लगती है, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब बारी है इससे संबंधित आज के अभ्यास प्रश्न की। तो प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पनडुब्बी पर गोताखोरी की? आपके ऑप्शन है ए आईएनएस विक्रांत, बी आईएनएस अरिहंत, सी आईएनएस वाक्षी या डी आईएनएस कलवरी। और इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस प्रोग्राम की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट आईएएस हिंदी से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।